सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है विनीत एंड मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा इस वीडियो को रिलेटेड। अभी हमारे साथ थोड़ी बहुत चीज़ें हुई हैं, तो मैंने ये जो लेक्चर है वो अभी से 3 बार और पहले रिकॉर्ड किया, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर था, हमारे वीडियोस बीच में रुक जा रही थी या क्या पता नहीं मेरे को, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम वीडियो लेक्चर फिर से रिकॉर्ड करेंगे। तो ये पार्ट का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक है, ये जो पार्ट है इंग्लिश में इसको बोलते हैं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड भी कर दिया है, तो आप अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। और ये जो लेक्चर है वो कक्षा सातवीं का है, कक्षा सातवीं का है। ठीक है, तो अम्ल क्या होते हैं पहले ये देखो। अम्ल, क्षारक और लवण पदार्थ हमारे पाठ का नाम है। तो अम्ल होते क्या है? अम्ल वे पदार्थ होते हैं, जैसे कुछ पदार्थ जब आप खाते हो तो खाने में आपको खट्टे लगते हैं। ठीक है, तो वे पदार्थ जो आपको खाने में खट्टे लगते हैं उन्हें ही अम्ल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि दही हो गया, नींबू का रस हो गया, संतरा हो गया, सिरका हो गया। ठीक है, और भी कई सारे पदार्थ, आंवला हो गया, ये सारे क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। लिखा हुआ है दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, ये अम्ल है। अम्ल शब्द की उत्पत्ति, अर्थात अगर इंग्लिश में जाऊं तो एसिड होगा। तो इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई थी। लैटिन वर्ड जिसका नाम, जो शब्द था वो था एसर। ठीक है, जिसका अर्थ था होता है खट्टा। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सोर। ठीक है, तो ऐसा है कि इस शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। शब्द का नाम है एसर। ठीक है, ये बस याद रखना, इसमें बताया है मैंने। दही, नींबू रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल पाया जाता है। अम्ल होता है, अम्ल कैसे होता है? क्योंकि ये खट्टे होते हैं, ये आपको बाद में पता चलेगा, अभी नीचे पढ़ाऊंगा। तो वो ऐसे पदार्थ की अम्लीय और रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। तो ऐसे पदार्थ की रासायनिक प्रकृति कैसे होती है? अम्लीय होती है। कैसे होती है? अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। तो इनके अंदर जो अम्ल पाए जाते हैं वो प्राकृतिक तौर पे होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। अब अम्ल के बारे में जब जान ले तो अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जो प्रयोगशाला में बनाया जाता है। ठीक है, एक होता है जो प्रयोगशाला में बनाया जाता है, एक होता है प्राकृतिक तौर पे। ठीक है, ये बात याद रखना। आओ जरा उसको बाद क्षारक देख लेते हैं। तो कुछ पदार्थ जब आप खाते हो तो वे खाने में कड़वे लगते हैं, छूने पर जब आप उसको स्पर्श करते हो तो ये साबुन जैसा महसूस करते हैं। ठीक है, साबुन जैसे लगते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो होते हैं वे होते हैं क्षारक। ठीक है, तो लिखा हुआ है ऐसे पदार्थ जो खाने में कड़वे और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति कैसी होती है? क्षारकीय होती है। उदाहरण के लिए खाने का सोडा ले लो। खाने के सोडे को जब आप खाते हो तो कैसे लगता है? कड़वा कड़वा सा लगता है। ठीक है, और तथा आप जब उसको हाथों से आप स्पर्श करोगे, हाथों से जब छूते हो तो वे आपको लगेंगे साबुन जैसे फिसलते हैं। वो आपको हाथों में लेते ही वो फिसलने लगते हैं सर। ठीक है, ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। तो आगे लिखा है, अब मैं आपके सामने बहुत सारे अगर आपके सामने बहुत सारे अम्ल और क्षारक रख दूं एक कंटेनर के अंदर, कंटेनर मतलब कि अगर मैं गिलास ले लूँ उदाहरण के स्वरूप, अगर मैं आपके लिए 3-4 गिलास ले लेते हैं, लो इस सब में मैंने आपको बहुत सारा तरल पदार्थ दे, तरल तरल मतलब मैंने आपको दे दिया अम्ल और क्षारक। अब बताओ इनमें से कौन से में अम्ल है, कौन से में क्षारक है? आप क्या करोगे? टेस्ट करोगे, मतलब इसको स्वाद लोगे, चखोगे, इसको चख के बताओगे? नहीं बेटा, हम कोई भी पदार्थ बिना किसी सोचे समझे, बिना किसी डॉक्टर के अंडर में आए हुए हम उसको नहीं चख सकते। वे हमारे स्वास्थ्य के लिए, वे हमारे शरीर के लिए और हमारे देह के लिए बिल्कुल ही फ़ायदेमंद नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होंगे। शायद आपकी मृत्यु हो सकती है, शायद आपके जो आंतरिक अंग है वो भी जल सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि भाई बिना पूछे किसी से भी हम कोई भी पदार्थ चख लें। ठीक है, तो उन पदार्थों की प्रकृति जानने के लिए हम एक अन्य पदार्थ का यूज़ करेंगे जिसका नाम होता है सूचक। ठीक है, सूचक से आपको क्या समझ आ रहा है? सूचना। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो हमें सूचित करते हैं कि कोई भी अन्य पदार्थ जो है वह अम्ल है या क्षारक है, उन्हें सूचक कहते हैं। ठीक है, तो कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का प्रयोग होता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ, ये कुछ प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले सूचक होते हैं। अब हल्दी के बारे में जान लो। तो हल्दी अगर क्षारक, क्षारक हम पढ़ के आए हैं, अगर क्षारक के सामने, अगर क्षारक को अगर मैं हल्दी से संपर्क में लाऊं तो ये कैसा हो जाएगा? गुलाबी रंग का। ठीक है, टिंक पिंक है तो ये गुलाबी रंग का हो जाएगा। अब आ जाओ जरा लिटमस के पास। लिटमस एक लाइकन नाम के पौधे से आता है। लाइकन को हिंदी में बोलते हैं सैक।
ठीक है, ये बात याद रखना। सैक कहते हैं ये अपने इनिशियल स्टेट पे जो होता है वो तो होता है बैंगनी रंग का। अगर इसके विलेन को पानी में मिलाऊं तो ये बैंगनी रंग का हो जाएगा। ठीक है, आओ जरा पढ़ लेंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आगे मैंने लिखवा रखा है। तो आओ जरा कुछ सूचक के बारे में देख लो। तो उससे पहले, सूचक से पहले मैंने यहाँ पर कुछ मैंने आपको क्या दे रखा है, कुछ अम्ल दिए हैं और कुछ क्षारक दिए हैं। उनके कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं वे अम्ल और क्षारक, याद कर लेना। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मैंने चाहता कि आप कुछ भी महत्वपूर्ण चीज़ें छोड़े जिससे आपके पेपरों में नंबर कम आए। ठीक है, आओ जरा हमारे आसपास में पाए जाने वाले कुछ सूचक ऐसे हैं। जैसे पहले सूचक जो होते हैं वो हमें दो प्रकार से सूचना देते हैं, या तो अपना रंग बदल के, रंग का परिवर्तन करके, दूसरा क्या होता है अपनी खुशबू बदल के, अगर उनकी खुशबू में परिवर्तन होगा तो, और तीसरा क्या होता है कि भाई पीएच पेपर नाम होता है जिसको बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये 10वीं में है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपको ये नहीं पढ़ना, आपको जो पढ़ना है वो है रंग बदलने वाले। ठीक है, आओ जरा। तो लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है, रंजक होते हैं वे जो रंग बदलते हैं। ठीक है, तो लिटमस लाइकन सैक से निकलता है, लाइकन एक पौधा होता है। ठीक है, जल में इसका रंग जो होता है वो माव हो जाता था, नील सोन हो जाता है, नील सोन मतलब बैंगनी हो जाता है। ठीक है, बैंगनी हो जाता है। अम्ल विलयन में इसका रंग मिलाया जाए तो ये लाल हो जाता है। अगर इसको मैं अम्ल के साथ ले जाऊं, अम्ल में मिलाऊं तो ये कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है, क्षारक में मिलाए तो ये नीला हो जाएगा, क्षारक में मिलाऊंगा तो कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। देखो लिटमस लाल तथा नीले रंग में होते हैं। ये विलयन अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होते हैं जिन्हें लिटमस कहते हैं। ये कागज के रूप में उपलब्ध होते हैं जिन्हें लिटमस कहते हैं। तो मैंने यहाँ फोटो दे रखी है लिटमस का, ये है लाल, ये है नीला, अगर आपको रंग पहचान आया गया हो तो। ठीक है, अब नीला लिटमस को अगर मैं अम्ल मिलाऊंगा, नीला लिटमस है, नीला है, अगर उसको मैं अम्ल के साथ संपर्क मिलाऊंगा तो ये लाल हो जाएगा। ठीक है, अगर वो लाल है पहले से ही, अगर मैं उसको क्षारक के संपर्क में लाऊंगा तो ये नीला हो जाएगा। ठीक है, हल्दी मैंने बोला, हल्दी अगर क्षारक के संपर्क में आया तो गुलाबी हो जाता है। गुड़हल की पंखुड़ियाँ लाल होती है, याद रखना। ठीक है, लाल होती है, और अगर इसको मैं अम्ल में मिलाऊंगा तो ये हल्की गुलाबी हो जाएगी। ठीक है, क्षारक में मिलाऊंगा तो ये हरी हो जाती है। ठीक है, क्षारक में मिलाऊंगा तो कैसे हो जाती है, हरी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे विलन, क्या लिखा है, ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्रों के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं उदासीन विलयन कहलाते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे पदार्थ भी होंगे वो जो हमारा जो लिटमस पेपर है उसके रंग के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं लाएंगे, ना वो नीले को लाल करेंगे, ना वो लाल को नीला करेंगे। ठीक है, तो ऐसे जो विलयन होंगे वे उदासीन होंगे, मतलब न्यूट्रल होंगे, इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूट्रल। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आता है उदासीनीकरण। तो उदासीनीकरण बेटा कुछ नहीं होता, जब हम अम्ल को क्षारक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं उसे बोलते हैं उदासीनीकरण। ठीक है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया में जो हमें फलस्वरूप मिलता है वे होता है ऊष्मा, जल और लवण। क्या होता है, ऊष्मा, जल और लवण हमें फलस्वरूप मिलते हैं। तो देखो क्या लिखा है इसका परिभाषा में, कि किसी अम्ल और क्षारक के बीच वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। उदाहरण के लिए देखो, अम्ल है, क्षारक है, इन दोनों के बीच में अभिक्रिया करवाई तो हमें क्या मिला, लवण, जल, ऊष्मा। ये हमारी अभिक्रिया, एक उदाहरण दे रखा है HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, और H2O मतलब हमारा पानी। निर्मित क्या हुआ, ऊष्मा। क्या हुआ, ऊष्मा निर्मित हुआ। ठीक है बेटा, आगे आओ, तो आगे देखते हैं। तो दैनिक जीवन में उदासीन करके उदाहरण, तो कुछ उदाहरण देख लो उदासीनीकरण के। तो एक होता है अपचन। जब आप ज़्यादा खाना खा लेते हो तो आपने देखा होगा कि आपके पेट में जो अम्ल की मात्रा है होती है ज़्यादा होती है। हमें वैसे ही पता है कि हमारे पेट में जो अम्ल होता है, अगर उस अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमारे पेट में जो हमारा वही होता है, जो हमारा पेट होता है वह अम्लीय हो जाता है। ठीक है, ठीक है बेटा, वे अम्लीय हो जाते हैं। ये मेरा भाई था, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये अम्लीय हो जाते हैं। ठीक है, ये मेरा भाई था वैसे, और रात के पता नहीं, आई डोंट नो, इट्स 3:27 आई गेस। ठीक है, तो 3:27 हो रहा है रात में, और मैं अभी अगर लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कोई भी उठ के परेशान करेगा ही करेगा। ठीक है, तो नो वरी, आप टाइम देख सकते हो, ये अपलोड हो जाएगी कल तक। ठीक है, तो अपचन के बारे में देख लेते हैं। अपचन क्या होता है, जो हमारे जो पेट में होता है, हमारे आमाशय में जब तुम जाओगे, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है एक खाने को पचाने का काम आता है। ठीक है, तो इसकी जब मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जब आपके पेट में इसकी मात्रा अधिक हो जाती है
हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा अधिक हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, हमारा पेट जो होता है वो अम्लीय हो जाता है, अर्थात एसिडिक हो जाता है। कैसे हो जाता है हमारा पेट बेटा? एसिडिक हो जाता है। अब एसिडिक से मेरे को अगर इसको उदासीन करना है, उदासीन करना है तो मुझे किसी अन्य अन्य क्षारक पदार्थ का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम जिस क्षारक पदार्थ का प्रयोग करेंगे वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अल्फा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, जिसको दूध मैग्नीशियम भी कहते हैं, आप लोग हिंदी में बोलते हैं उसको दूधिया मैग्नीशियम, ठीक है। तो इसको मैं एक बार रीड करके दिखा देता हूँ। लिखा है हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं। मैंने ये बताया कि हमारे अमाशय में क्या मिलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाँ, अमाशय बेटा हिंदी में होता है पेट, ये तो हाँ हिंदी मीडियम वालों भी नहीं सुना होगा कभी अमाशय, ठीक है। अमाशय में अम्ल की मात्रा आवश्यकता से अधिक होने से अपचन हो जाता है। देखो जब अम्ल की मात्रा अधिक होती है, मैंने बताया अम्ल की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो पेट में अपचन हो जाता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूधिया या दूधिया होगा, दूधिया मैग्नीशियम जैसे प्रति अम्ल मतलब कि क्षारक, ठीक है, प्रति अम्ल का प्रयोग करते हैं, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अर्थात MgOH2, ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं, सॉरी ये जो 2 होगा वो बाहर होगा, क्या हो गया वो? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करेंगे हम। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करेंगे, अब अधिक मात्रा में अब हमारे पेट में अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन करता है। अगर हमारे पेट में अम्ल की मात्रा अधिक है तो उसको उदासीन कर देगा, अर्थात न्यूट्रल कर देगा, इंग्लिश में बोलते हैं। उदासीन को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रल, ठीक है। तो इस बात का याद रखना। अगली साइड पे चलते हैं। अब चींटी का डंक, मैंने बताया था चींटी के डंक में, सॉरी आपको नहीं बताया था, इंग्लिश मीडियम वाले को बताया था कि इसमें होता है जो होता है फॉर्मिक एसिड। कौन सा होता है? फॉर्मिक अम्ल। वैसे मैंने पीछे वाला चार्ट दे रखा है, मैं दिखा देता हूँ। तो जो हमारा पीछे वाला चार्ट है, पीछे जो चार्ट है देखो, यहाँ पे आओ तो लिखा हुआ है ये देखो चींटी का डंक में होता है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखना, आप लोग पढ़ लोगे तो काम आएगा आपके लिए, ठीक है। चींटी का डंक, तो चींटी का डंक जब चींटी काटती है तो हमारे त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। उस अम्लीय द्रव का नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। अब अब इसके डंक के प्रभाव से हमें अगर इसके डंक के प्रभाव को अगर उदासीन करना है तो हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? हम उदासीन करना पड़ेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, ठीक है। हमें क्या उदासीन करना पड़ेगा? हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो इस बात का याद रखना। अब ये जो अम्ल होता है वो कैसा होता है? वे अम्ल जो होता है वो क्षारकीय होता है, ठीक है। कैसा होता है? ये क्षारकीय होता है ना। तो ये जो क्षारकीय होता है, ये क्षारकीय अम्ल होता है, और जो एसिड जो अम्ल होता है ये क्षारक होता है, और जो चींटी काटती है वो क्या होता है? अम्ल होता है। तो ठीक है, मैंने बताया था जब अम्ल और क्षारक का जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो वे उदासीनीकरण कहलाता है, ठीक है। ये बात याद रखना, न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलामाइन विलेन का प्रयोग कर सकते हैं। कैलामाइन विलेन क्या होता है? ये होता है जिंक कार्बोनेट। तो ये होता है क्या? ZnCO3 जिंक कार्बोनेट होता है, इसका प्रयोग भी कर सकते हैं हम अगर हमें चींटी काटती है तो। उसके बाद आता है मृदा उपचार। देखो बेटा, आपने देखा होगा कि जब बहुत सारे लोग होते हैं उनकी खेत बंजर हो जाता है। क्या हो जाता है? बंजर। इसका कारण क्या होता है? वे अगर उर्वरकों का प्रयोग अधिक कर दे, तो उर्वरकों अर्थात फर्टिलाइजर्स का प्रयोग अधिक कर देंगे, फर्टिलाइजर्स का प्रयोग होता है वो एक्सेसिव मात्रा में कर देंगे, तो इनका जो खेत होगा वो देखो क्या हो जाएगा? मृदा जो होता है वो अम्लीय हो जाती है, ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, ठीक है। तो लिखा हुआ मृदा में अधिक रासायनिक, लिखा भी हुआ है मृदा में अधिक रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से मृदा अम्लीय हो जाती है। यदि मृदा अधिक अम्लीय हो या क्षारकीय हो जाए तो मृदा में पादपों की वृद्धि नहीं होती। अगर हमारी मृदा जो है वे अधिक एसिडिक होगी या फिर अधिक बेसिक होगी तो हमारे पौधे नहीं उगेंगे। हमारा सिंपल बात है भाई, अगर कोई भी चीज़ एक्सेसिव मात्रा में हो जाएगी तो हमारे पौधे जो होंगे वो नहीं उगेंगे, है ना। यदि अम्लीय हो जाए तो जला हुआ चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, जला हुआ चूना मतलब बेटा कैल्शियम ऑक्साइड, और बुझा हुआ चीज मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CaOH2, ठीक है।
जला हुआ चूना या बुझा हुआ चूना डाल सकते हैं, दोनों क्षारक होते हैं। इनकी प्रकृति जो होती है वो क्षारकीय होती है। तो अगर हम, मैंने बताया कि अगर हमारा मिट्टी जो है ज़्यादा अम्लीय हो गया तो हम क्षारकीय पदार्थ डालेंगे तो हमारा जो मिट्टी होगा फिर से कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाता है। यदि हमारी मिट्टी जो है वो अत्यधिक अत्यधिक क्षारीय हो गई हो तो हम जैव पदार्थ डालेंगे। जैव पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोस्ट। ठीक है, कंपोस्ट डालते हैं। ठीक है, गोबर वगैरह आपने देखा होगा लोग खेतों में डालते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखा कारखानों में अपशिष्ट, कारखानों मतलब अवशिष्ट मतलब वेस्ट। ठीक है, देखो जब कारखानों का जो वेस्ट निकलता है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा अत्यधिक अम्लीय होता है। अम्लीय होता है, इनकी जो प्रकृति होती है अम्लीय होती है। ठीक है, अनेक कारखानों के अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। ठीक है, अलग अलग कारखानों में अलग अलग प्रकार के अम्ल मिश्रित होते हैं। यदि ये ऐसे, सॉरी ये ऐसे गलत है, ऐसे ही जलाशयों में डाले तो ये मछलियों और अन्य जीवों को नुकसान पहुंचाएगा। और कारखानों के कचरे को जलाशयों और नदियों में डालने पर क्षार के पदार्थ मिला जाते हैं। देखो अगर हम सीधे ऐसी अम्लीय पदार्थ कोई भी अगर नदी में डालते हैं तो वे नदी के जो जो भी जीव है उनको नुकसान पहुंचाएंगे। शायद जो हमारी मछलियाँ हैं, सॉरी सॉरी ये मछली कुछ गलत नहीं लग रही, तो ये तो मेरे को लग रहा है पिराना बन गई। ठीक है, तो जो मछली है इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। कुछ कुछ मछलियाँ जो मर भी सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या डालते हैं, इसमें क्षारकीय पदार्थ डालते हैं। क्षारकीय पदार्थ कुछ भी हो सकता है जिससे कि जो हमारा ये कारखानों का अपशिष्ट है वो कैसा हो जाए, हमारा उदासीन कैसा हो जाए। ठीक है, तो यहीं तक ये लेक्चर था। लेक्चर खत्म हो गया। आई होप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने थोड़ा जल्दी खत्म किया क्योंकि रात हो रहा है। ठीक है, बट मैंने ट्राई किया है कि बहुत प्यार से समझाऊँ। ठीक है, तो प्लीज़ अगर समझ आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। ठीक है, अगले लेक्चर मिलते, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को जय हिंद।